मेरा लाडला आपरे दिला में विराजन वाला जकी आपरे दिला में एक ही आवाज आवे भी धड़कन में बिहारी 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 ईसा बिहारी लाल जी बिश्नोई। और मैं अभी अभी थे बन सुनिया जको आज वो बहुत बड़ो वृक्ष है भारतीय जनता पार्टी रो बिने सिंचन नाला आदरणीय श्रीनिवास जी जौहर साहब और सम्मानित मंच स्वामी विराजा मारे कालीजी हरी कौर मैं अपने नमन करूं। अब ज्यादा लंबो भाषण रो तो कवे कोनी के थे थोड़ा ही बोलो, थोड़े में इतो ही बोलू हूं। अभी अपनी एक तो फसल री लावणी काट आपा घरा में कोई बाजार में बेच दियो सी, कई घोड़ा में कोठा में डाल लियो सी। अब लावणी फसल किसी पकेगी चुनावरी आ कितने दिन आ रही है 25 तारीख ने आ फसल पाकनी है और बीरी पेटिया में भरनो है, कमल रे फूल पर बटन दबानो है ओ करनो है अपने। मैं एक नोखा ने जरूर कहूं लो थे नोखाड़ा बिया तो थे विधायक बना भेजा है पण थे जद राज नहीं आवे नहीं जन भेजो अब की बार राज में भेजना है ओ काम करना है। बिहारी लाल जी बिश्नोई ने जितार और थे जितार भेजोला तो मैं एक वादो करूं था लोगाऊं के आउन नाला बीकानेर जिले में कोई मंत्री होवेला तो बिहारी लाल होवेला। अबार जको थाने बिजली रो झटको दियो है फसला नष्ट हुई है ना मैं तो आ कहूं बिजली मंत्री बिहारी जी ने बनावे मारो किसान खुशहाल रहे। आप लोग आने वाली 25 तारीख रो पूरा ध्यान रखनो है, मेरी रखवाली करनी है, हर बूथ पर जानो है। ते लाडले चुनाव में देखो सी 1.5 लाख में सिर्फ आपनो राज चलियोगो, सिर्फ 1.5 लाख लड़े राज चलियोगो जकेरो आपा सब भुगते हार जनता भी भुगती है। अब भ्रष्टाचारी सरकार आई है इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। ए कांग्रेस वाला लूटने रो काम करियो है थे देखो बीकानेर जिले में 3 मंत्री है कोई जनता ने सहायता करी के जनता वास्ते की काम करियो के पर मैं सुना बे बहुत बड़ी बड़ी माइंसा खरीद ली है, होटल खरीद लिया है। अब की बार आनी छुट्टी करनी है आने वाले चुनाव में मैं चाहूं नोखाऊं बिहारी लाल जी बिश्नोई ने 50,000 वोटों जीत भिजाओ। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हमारे लाडले लाडेसर प्रत्याशी जी बोले उससे पहले आस्करण जी अपील करेंगे। आस्करण जी भट्टर साहब। भारत माता की देखो थे सगला हमारे मंच माते जितना भी नेता लोग हमारी बात सुनी और सगला ही क्यों बिहार जी ने जितानो है तो मैं था सगला निवेदन करूं कि आरी बातों थे इत्तेफाक रखो कि बिहार जी ने जितानो है तो थे आ सगला ही आपको अपना दोनों हाथ ऊंचा कर इन वास्ते आओ मैं समर्थन मांगू। आप सगला ही दोनों हाथ ऊंचा कर ये समर्थन दो। भारत माता की आदरणीय बिहारी लाल जी बिश्नोई। अब आपके बीच में आपके अपने लाडले लाडेसर नोखा की आन बान शान युवाओं के हृदय सम्राट आपकी आवाज बिहारी लाल बिश्नोई। जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिहारी बिश्नोई जिंदाबाद। सभी साथियों से आग्रह कि अंतिम वक्ता के रूप में आपका कार्यकर्ता बोल रहा है। गर्मी का समय है, टेंट ऊपर से भी बंद है और इसके बाद नामांकन रैली के रूप में अंबेडकर सर्किल तक हम सबको चलना है क्योंकि शहर पूरा पुष्प वर्षा के लिए आपका इंतजार कर रहा है, आपका इस्तकबाल करने के लिए। भारत माता की।
भारत माता की वंदे वंदे। बाया जी के इस पवित्र चौक में, पंचारिया चौक में, नोखा शहर में आज जिधर देखो, इस चौक के चारों कोनों में देखो, चाहे शहर की सारी सड़कों पर देखो, तो केसरिया ही केसरिया दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि 2014 में जब नरेंद्र भाई के मोदी जी के नेतृत्व में आपने 30 वर्षों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्थायी सरकार बनाई, तब सनातन संस्कृति का पुनर्विद्यन हुआ और सनातन संस्कारों का, विचारों का, राष्ट्रवादी विचारों का एक ज्वार सा अब खड़ा हुआ है। आज 2023 में हम बैठे हैं और 2023 में आप 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में बहुत बहुमत वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके लिए पूरा नोखा गांव खेत कल्याण से यहां शहर में आया है। शहर के हजारों कार्यकर्ता साथ जुड़े हैं और इस अनूठे मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की इस नामांकन सभा में हम सबका मार्गदर्शन करने हमारे संगठन के मुखिया, जिले के मुखिया आदरणीय जालम सिंह जी का हम जोरदार स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो आदरणीय ताराचंद जी बोल रहे थे। आदरणीय ताराचंद जी ने भी संगठन के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व किया और वो स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री डूंगरगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी हम जोरदार अभिनंदन करते हैं। नौजवान साथी सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच आए हैं, शेखावत साहब का भी अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक नगर पालिका में कई बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले आदरणीय श्रीनिवास जी बैठे हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन करते हैं। विधानसभा संयोजक और जिले के उपाध्यक्ष भाई आसगढ़ भट्टर जी और ओबीसी के हमारे नेता, जिन्होंने जिले में ओबीसी का बहुत बड़ा काम खड़ा किया। जिस ओबीसी का चिंता देश के प्रधानमंत्री ने की, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देके की, और भी अनेकों सुविधाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना स्कीम आपने अभी पिछले महीनों 2 महीनों पहले जो लॉन्च की, कि हमारे हाथ का हुनर वाले लोग, चाहे वो सुथार हो, कुम्हार हो, नाई हो, स्वर्णकार हो, लुहार हो, जो हाथ का काम करता है, उनके कल्याण के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पूरे जिले में काम करने वाले भंवरलाल जी जांगिड़ भी हमारे बीच हैं। आदरणीय भंवर नयन जी, सूरजमल उपाध्याय जी और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो खाली कोर्ट में ही पैरवी नहीं करते, इस पार्टी की भी पैरवी पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं, आदरणीय अनूप सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। पूर्व प्रधान भाई कन्हैयालाल जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय ओम सुतार जी, पांचू, रामदयाल जी मेघवाल, जांगलू, कोयला पाटन, महेंद्र जी संचेती, नोखा शहर, राम कुमार जी नायक, जाखटिया, नोखा ग्रामीण और आदरणीय मांगू सिंह जी मुकाम मंडल के 5 मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच हैं। जोरदार संगठनकर्ताओं का उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी सोनी, हमारे किसान नेता वरिष्ठ आदरणीय दूरजी सरपंच साहब अणकीसर, नौजवान साथी नवल सिंह जी सरपंच गसुख देसर, वरिष्ठ नेता आदरणीय हनुमान सिंह जी गसुख देसर, आदरणीय देवी सिंह जी रोड़ा पूर्व सरपंच साहब और हमारे मार्गदर्शक और समाज सेवी वरिष्ठ व्यवसायी आदरणीय राजाराम धारणिया जी, बड़े भाई और चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर बेगाराम जी, नाथूसर सरपंच आदरणीय बजरंग सिंह जी और कृष्णासर सरपंच आदरणीय काहन सिंह जी राजपुरोहित, भंवरनाथ जी बक्सेऊ, बनवारी जी सियाग, जांगलू सरपंच, रामस्वरूप धारणिया जी, सरपंच हंसासर आदरणीय चांदा महाराज जी और जिले के सबसे बड़े गांव नोखा के सबसे बड़े गांव पांचू के सरपंच आदरणीय रामचंद्र सियाग जी, यदेसर से पूर्व सरपंच आदरणीय भंवर सिंह जी और झाड़ेली के पूर्व सरपंच और हमारे पंचायत समिति के सदस्य वरिष्ठ नेता आदरणीय परमान जी,
जैसलसर के पूर्व सरपंच मनमोहन सिंह जी, नौजवान साथी और वरिष्ठ पार्षद मोडाराम सिंवर जी, और जो नोखा का जितनी उम्र है उतनी ही उम्र कान्हा महाराज की है। नोखा और कान्हा महाराज बिल्कुल साइना साइना है, और 95 वर्ष की उम्र में भी जिकी बुलंद आवाज साथ है आदरणीय कान्हा राम जी, कान्हा महाराज जी की बात रखी। बांगे चरणों में वंदन करूं हूं और बांगो भी धन्यवाद करूं कि मैं जोश के साथ इन नौजवानों में छत्तीस बिरादरी के परिवार में जोश भरने आया और कह गया रामो राम में सदा विजय है, राम की बात। और इस आह्वान के साथ कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये आशीर्वाद कान्हा महाराज ने दिया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच विजय सिंह जी, कर्मचारी नेता जो अनेक संगठनों में काम किया है, और हमारे बीच आदरणीय जवानाराम जी नायक, उनका भी मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं कि सुबह ही बीकानेर से आ गए थे। आदरणीय जवानाराम जी, सरपंच राशि सर मनोज राणा जी, सरपंच राशि सर उदाराम मेघवाल जी, नौजवान साथी जिले में महामंत्री महेश बूंड जी, और पूर्व उप प्रधान लूणगंज सर शिवरतन शर्मा जी, गुलाब सिंह जी मर्सर, तेजपाल सिंह जी सिलवा, जेठू सिंह जी राजपुरोहित, आदरणीय जगदीश जी, रोड़ा महावीर महाराज, पूर्व उप प्रधान नोखा काकड़ा रावतमल पारिक जी, श्याम जी बरतानी जी, पूर्व वर्तमान उप प्रधान मुकाम नोखा पंचायत समिति सोन जी थापन साहब, और पूर्व सरपंच देसल सर अमराराम जी लोल साहब, और हमारे वाल्मीकि समाज के साथी पार्षद मंगलाराम वाल्मीकि जी, और कोयला पाटन के पूर्व सरपंच, और यहाँ जो मंच में बैठे उनमें सबसे लंबी जो चौड़ी कदकाठी वाले भीखाराम जी मेघवाल साहब, राधेश्याम लखोटिया जी, बिलियासर पूर्व सरपंच शंभू सिंह जी राठौड़, नौजवान साथी पीपासर से गुरु महाराज की धरती से भाई प्रताप सिंह जी, जेडी मगरा के पूर्व सरपंच आदरणीय मईराम जी जाखड़, जेडी मगरा में हमारे नेता आदरणीय रामेश्वर जी चार, और हनी गर्ग नौजवान साथी जो हमारा पार्षद है, जो दलितों की वंचितों की चिंता करता है, बाबूलाल नायक नौजवान साथी, धनजी लखारा हमारे पार्षद, बजरंग सुथार जी हमारे पार्षद, और धर्मवीर सिंह जी सरपंच ढिंगसरी, कुशाल सिंह जी वरिष्ठ नेता हमारे मार्गदर्शक, और जो ढिंगसरी से हैं, राजाओं का गांव है ढिंगसरी, और मंच पे प्रजा बैठी है, राजा हमारे सामने बैठे हैं। ये लोकतंत्र का बहुत सुंदर नजारा है। मैं ढिंगसरी को भी प्रणाम करता हूं, और आदरणीय राजा जी हमारे बीच आए उनका भी धन्यवाद करता हूं। रामलाल गेदे, रामलाल खुड़िया जी हमारे पूर्व सरपंच उदा सर, जेठमल डागा जी उप सरपंच पांचू, रामस्वरूप जाखड़ जी सलूंडिया सरपंच साहब, श्री भगवान डेलू जी काकड़ा सरपंच साहब, ओम जी मांझू हिमड़सर सरपंच साहब, बंदाड़ा सरपंच साहब जेपी जी, कैलाश याग भाई नौजवान साथी जिले में संगठन में, रामरतन पुनिया जी, रूपाराम आचार्य जी जो मेरे ननियाल से आए हैं, जय किशन जाट हमारा नौजवान पार्षद, नौजवान साथी सुभाष खारा, भाई रिचपाल कीचड़, और सभी हमारे जो भाई जगदीश जी ओबीसी के नेता है, भाई अमित पंचारिया जी, युवा मोर्चे के सभी साथी। ये कुछ नाम जो मेरी जबां पे आए और बाकी जो बचे मेरे दिल में समाये। जानता तो मैं एक एक का नाम हूं, क्यों 15 बरस से आपके बीच में हूं। हर गली चौपाल के व्यक्ति का, बुजुर्ग का, नौजवान का नाम जानता हूं, लेकिन किसी का नाम भूल जाऊं। कुसू से भागचंद जी, ये पूरी टीम आई है, मनोहर जी पूर्व सरपंच जेगला आए हैं, और ये जो कुछ नाम, भाई मैं माफी चाहूंगा, सारे नाम मैं जानता हूं एक एक का। ये जो नाम मेरी जबां पे आए, बाकी जो बचे मेरे दिल में, कलेजे में समाये। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बंधुओं, अभी कल मुख्यमंत्री जी यहाँ नोखा आए थे, और वो हर जगह जाते हैं, वहाँ गारंटी की बात करते हैं, वारंटी की बात करते हैं। मातर शक्ति बैठी है, मांगलाल जी, सब लोग बैठे हैं, पूरे राशि सर की टीम बैठी है, जयसुख जी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो गारंटी की बात करते हैं,
मैं पूछना चाहता हूं इस छत्तीस बिरादरी के परिवार से, किसान से, नौजवान से, मातृशक्ति से, कि जब ये सरकार सत्ता में आई, ये पार्टी जब सत्ता में आई, तो इनके नेता ने कहा 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ होगा। उस गारंटी का क्या हुआ? किसका कर्जा पूरा माफ हुआ? एक भी हाथ खड़ा करके बता दे जिस किसान का पूरा कर्जा माफ हो गया, उस गारंटी का क्या हुआ? 60 लाख बेरोजगार जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको कहा 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 लाख बेरोजगारों को भी दे नहीं पाए। उस गारंटी का क्या हुआ? दलितों पर अत्याचार राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा होते हैं, महिलाओं पर बलात्कार राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा होते हैं, और इन मायने में राजस्थान पहले पायदान पर है। ये विकास हुआ है? क्या हुआ उस गारंटी का कि दलितों का मान और सम्मान करेंगे? क्या हुआ उस गारंटी का कि मातृशक्ति का मान और सम्मान करेंगे? आज जब सवाल हम खड़ा करते हैं सदन में, तो सरकार का गृह मंत्री बड़ी बेशर्मी से कहता है कि बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 इसलिए है कि ये मर्दों का प्रदेश है। डूब मरने वाली बात है इस सरकार के लिए, इस सरकार के मुखिया के लिए, जो स्वयं गृह मंत्री के रूप में अशोक गहलोत है। जिस प्रदेश में पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, जिस देश में मीरा ने भक्ति का वो परचम फहराया, जिस देश में हाडी रानी ने अपने पति को कर्तव्य पथ पे भेजने के लिए शीश कटा के थाली में रख के भेज दिया, जिस देश में करणी माता का पूजन होता है, जिस देश में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस प्रदेश में उस प्रकार का गृह मंत्री ये कहता है कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। इससे ज्यादा मरी हुई शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या हुआ उन गारंटियों का जिस बात को लेकर सरकार सत्ता में आई? क्या हुआ? बिजली 6 घंटे देंगे किसान को और गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे, बिना पैसा बढ़ाए हुए बिजली देंगे। क्या हुआ उस गारंटी का? ये किसान बैठा है और गांव से 36 बिरादरी का किसान आया है। 6 घंटे बिजली वसुंधरा जी के राज में, भाजपा के राज में मिला करती थी और निर्बाध मिला करती थी। इस सरकार में 2 घंटे भी पूरी बिजली नहीं मिलती है, और वो भी ट्रिपिंग के साथ मिलती है। किसान को खून के आंसू रुलाती है, मोटर चलती है और जलती है, चलती है और जलती है। ढेर लगे पड़े हैं मिस्त्रियों के, मोटरों के, किसानों का इतनी दूर से खून के आंसू रुलाने का काम ये सरकार करती है। ये कल सरकार के मुखिया और उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए और कहा डोटासरा जी ने कि ये टिड्डी और इड्डी हमारे पीछे पड़ी हुई है, और टिड्डी और इड्डी से हमें डर नहीं लगता। भैया, तुमने टिड्डी की चिंता की नहीं, और किसान की इस टिड्डी के लिए चिंता अगर किसी ने की, तो नोखा की 36 बिरादरी ने जिस लड़के को विधायक बना के भेजा, उसने पाकिस्तान की सीमा पर सुबह 4 बजे जैसलमेर के कलेक्टर को जगाया, सुबह 4 बजे। और जब कलेक्टर मेरे मौके पर आया, तब तक 2000 किसानों को जैसलमेर के बॉर्डर पे इकट्ठा करके ट्रैक्टरों के साथ, स्प्रेयर के साथ, दवाइयों के साथ सीमा पे खड़ा कर दिया, टिड्डियों के मुकाबले में, जैसे कोई भारत की फौज पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ी हो। और जब जैसलमेर कलेक्टर आया और उसने वो दृश्य देखा, वही कलेक्टर बाद में बीकानेर कलेक्टर बन के आए, तो वहां से वो शुरुआत हुई। और जब शुरुआत हुई तो तीसरे दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ा, क्योंकि वहां से आपकी टिड्डी के मुकाबले में किसान के लिए कोई खड़ा हुआ। और जब किसानों ने टिड्डी का टोकरा विधानसभा में भेजा, मैं सर पे रख के विधानसभा में लेके गया, इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार की नींद को तोड़ने के लिए कि किसान के खेत में फसल पे टिड्डी का हमला हुआ है। 38 वर्षों बाद टिड्डी का इतना हमला हुआ है, और टिड्डी सीमा में घुसने के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़ के सरसब्ज इलाके को, पंजाब और हरियाणा के सरसब्ज इलाके को लीलती जा रही है। पूरे देश में टिड्डी का प्रकोप है। राजस्थान की सरकार इसकी चिंता करे, राजस्थान की सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे। और ये जो कहते हैं डोटासरा जी के टिड्डी से डर नहीं लगता, जब टोकरा लेके गया तो इस सरकार के 4 मंत्रियों ने कहा नोखा विधायक पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि ये टिड्डी का टोकरा राजस्थान की विधानसभा में लेके आए हैं।
अगर इन टिड्डियों ने उड़ के जयपुर की विधानसभा में अंडे दे दिए तो यहां टिड्डियां ही टिड्डियां हो जाएगी। अगर इन टिड्डियों ने माननीय विधायक और मंत्रियों पर हमला कर दिया तो सरकार का नुकसान हो जाएगा। ये उनके सवाल थे कि नोखा विधायक पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैंने कहा मैं विधायक नोखा का जनता ने भेजा है किसान की बात रखने के लिए, मैं मुकदमे के लिए तैयार हूं। मेरे पे मुकदमा करिए लेकिन किसान की चिंता करिए। ये टिड्डियां किसान का खेत खा गई है, किसान की फसल खा गई है, किसान के सर पे शरीर पे चढ़ी हुई बैठी है और टिड्डियां इस तरह छा जाती है, छाया कर देती है। लेकिन आप चिंता मत करो सरकार, आप चिंता मत करो सरकार। इन टिड्डियों को मैं लिखा पढ़ा के लाया हूं, सिखा के लाया हूं कि जब तक नोखा का विधायक नहीं कहे तब तक उड़ना मत, और जब तक नोखा का विधायक कहे तो उड़ना मत, तो अंडे भी मत देना। सरकार का मंत्री बोले कि ये कोई तुम्हारी बात समझती है क्या? मैंने कहा हमारी किसान की बात तुम तो नहीं समझते, लेकिन टिड्डियों को समझा के लाया हूं। और ये टिड्डियां अगर तुम जानते हो तो नमी में अंडे देती है। विधानसभा का सारा फर्श आरसीसी कंक्रीट से इतना मजबूत किया हुआ है कि ड्रिल मशीन से भी यहां खुदाई नहीं हो सकती, अंडे नहीं दे सकती। ये पता होना चाहिए तुम्हारे। और विधानसभा के अंदर छाया नहीं है, चारों तरफ एसी चल रहे हैं। और मैं इनको कह लाया हूं कि जब तक टिड्डियों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, तब तक इनके पंख एंटीना काम नहीं करेंगे, उड़ नहीं पाएगी। इसलिए मैं टोकरा खोल भी दूं तो उड़ेगी नहीं। ये तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम सरकारों में बैठे हो, तुम अंधे हो गए हो, तुम अहंकार में हो। ये हमें पता है कि किसान के बीच में बैठे हैं, खेती किसानी की पढ़ाई करके आए हैं। इसलिए चिंता से राजस्थान की सरकार को रूबरू कराने का काम किया। और जब ये पता चला कि राजस्थान में इनके लिए लड़ेगा कौन, किसका कृषि विभाग का अधिकारी लड़ेगा, पता किया कि राजस्थान में स्थिति क्या है कि हजारों पोस्टें खाली पड़ी है। नोखा में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 49 पोस्ट है और 6 पे है 43 खाली पड़ी है। किसान केसरियों के राज में 49 पोस्टों में से 43 खाली पड़ी थी, किसी का पता नहीं था। ये तो भला और टिड्डी का, और टिड्डी आई तो पता चला कि धरातल पर स्थिति क्या है। सरकार से लड़े और उस टोकरा ले जाने का कमाल है। 5000 राजस्थान के कृषि ग्रेजुएट को नौकरी मिली, 5000 परिवारों में रोजगार पैदा हुआ और वो नौजवान टिड्डी से किसान के साथ मिलकर लड़ा और किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला। इसलिए डोटासरा जी, टिड्डी से आप क्यों डरे? किसान की लड़ाई आप लड़ना नहीं चाहते। किसान के साथ आप धोखा करके कर्ज माफी का झूठा वादा करके सत्ता में आए, और अब ईडी से क्यों डरते हो भाई? अगर तुम दूध से जुले हुए हो, पाक साफ हो, तो ईडी से क्यों डरते हो? क्यों बिलबिला रहे हो? कह दो ना कि जांच करो, हम जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम डरते हो क्योंकि पेपर लीक में तुम खुद शामिल हो। तुमने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, लेकिन तुमने बेरोजगारों के अरमानों को लूटने का काम किया। तुमने बेरोजगारों के उम्मीदों पे कुठाराघात करने का काम किया, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया। यह हजारों 36 बिरादरी के नौजवान बैठे हैं, 5 वर्षों में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। क्या कोई सरकार के स्ट्रांग रूम से, शिक्षा संकुल से पेपर निकाल सकता है? जब तक सरकार का मुखिया तक उसमें शामिल ना हो। जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल को जिम्मेदारी दी ये पेपर आयोजित करने की, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का अध्यक्ष कौन है? उनका मंत्री सुभाष गर्ग है। उसका अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री खुद है। किसकी जिम्मेदारी है? एक दिन बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया, उसको पद से हटाया, उसने कहा मुझ पे आंच आई तो बात दूर तक जाएगी, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। आरपीएससी में बाबूलाल कटारा तक जिनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया वो पेपर लीक में शामिल थे। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ इन पेपर माफियाओं की फोटोएं वायरल हुई। उनके कितने गाढ़े संबंध थे ये सारी दुनिया के सामने पता है। लेकिन छोटी मछलियों को मार के बात करनी तीसरी करने वाली सरकार के मुखिया तक इसमें संलिप्त है और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला व्यापार पेपर लीक पे करने का काम किया। इस सरकार से कोई पूछे, एक 70 लाख बेरोजगारों पे कुठाराघात हुआ। इन 70 लाख नौजवानों को उनके माता पिता ने किन अरमानों के साथ जयपुर की कोचिंग में भेजा होगा, कोटा की कोचिंग में भेजा होगा, बड़े शहरों की कोचिंग में भेजा होगा। कितनी मेहनत से उस किसान ने पैसा बटोरा होगा, उन पैसे से बेटे को पढ़ाने का सपना देखा होगा। जब बेटा सब पेपर देने गया और पेपर दे के बाहर निकला तो खबर आई कि पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा होगी।
क्या बीती होगी उस मार बाप पर जिसने उसको पूरी ताकत से पढ़ने भेजा होगा। ये दोषी है, हत्यारी है उन 70 लाख बेरोजगारों के अरमानों की ये सरकार, उनके माता पिता से करोड़ों जन से करोड़ों की आबादी की ये दोषी है सरकार। इसलिए क्या हुआ उन गारंटियों का? ऐसी सरकार ने जिन किसान नौजवानों के साथ धोखा किया, इसको उखाड़ फेंकने का मौका 25 नवंबर को आपको हमको मिला है। अब ये नौजवान चुकेगा नहीं, ये ना इसके परिवार वाले चुकेंगे। ऐसा बटन दबाएंगे जालिम सिंह जी, इस सरकार को कहीं दूर दूर तक रास्ता नहीं मिलेगा। बड़े दम से इनके अध्यक्ष बोले कि आरएसएस को हम खत्म कर देंगे। ये आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। अरे डोटासरा जी, अशोक गहलोत साहब, तुमने आरएसएस पे 4-4 बार प्रतिबंध लगाने का काम किया। यह हमारा वैचारिक परिवार है और आज दुनिया में सेवा के लिए, समर्पण के लिए कोई संगठन अगर जाना जाता है तो उस संगठन का नाम आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो इस सनातन संस्कृति के लिए लड़ता है, इस भारतीय प्रतिमानों के लिए लड़ता है। और जिस विचार ने 500 बरस तक आरएसएस तब बना भी नहीं था, तब साधु संतों ने जो संघर्ष किया कि हमारे आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मान मिलना चाहिए। उनके मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनी थी, वहां रामलला का मंदिर बनना चाहिए। संघर्ष आज का नहीं, हमारे जीवन का नहीं, 500 बरसों से संघर्ष चल रहा है। अनेकों साधु संतों की कुर्बानियां हुई। कार सेवा में भी नोखा के बीकानेर के कोठारी बंधु शहीद हुए, आप सब जानते हैं। और गांव में जाओगे तो 1 ईंट 1 रुपया लगने वाले ये हमारे बुजुर्गों से भी कई बुजुर्ग मिल जाएंगे जिन्होंने 92 में उस ढांचे को ढालने का काम किया। आज जब विचार की ताकत इतनी बढ़ी कि देश में नरेंद्र भाई मोदी सत्ता में आए और उन्होंने लगातार स्पीडी ट्रायल के साथ जब काम किया, तो सर्वे में, अंकेक्षण में, आर्कियोलॉजी में ये प्रमाण आए कि राम का मंदिर यही था। और 500 बरस हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में, हमें राम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो। कल्पना कर लीजिए क्या बात थी, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। और आज ये जो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो कोर्ट का फैसला हुआ, भगवान राम के सनातन संस्कृति के पक्ष में हुआ। आज आपके पैसे से, आपके दी हुई अर्थयोग से रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और तारीख भी तय हो गई है 22 जनवरी 2024। जब आप राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बना देंगे तो आप सबके स्वागत के लिए 22 जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में योगी जी, मोदी जी खड़े हैं। और ये सौगात हमारे प्रतिमानों की हमें मिलने वाली है। इसलिए डोटासरा जी, आप खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये विचार खत्म नहीं होगा। कितने ही प्रतिबंध लगा लो आरएसएस पे, इस विचार को तुम जितने रोकने की कोशिश करोगे, विचार उतना ही प्रबलता से आगे बढ़ेगा। और इस विचार में समर्पण है, सेवा है, व्यवस्था परिवर्तन, भारत माता के वैभव को ऊंचा करने का प्रण है, जो तुम में नहीं है। किसान, बेरोजगार नौजवानों की बात, बिजली पे किसान रोया, वो बात आप सबके सामने। आपने आशीर्वाद दिया, आपकी चौपाल पे आया, हर गांव में कहा कि 70 वर्षों से नहर के पानी की मांग है, और आपकी चौपाल पे वादा करके आया था आप आशीर्वाद देंगे, विधायक बने के सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। तो मैं भागीरथ तो नहीं जो गंगा ले आऊंगा, लेकिन भागीरथ और बिहारी की राशि एक है, नहर का पानी जरूर लाऊंगा। 70 वर्षों में लोगों ने बात ही बात की है, काम नहीं किया। मेरी धरती नौका के अंदर से नागौर पाइप से पानी गया, जायल डीडवाना पानी गया, हम प्यासे के प्यासे रहे, आपने ताकत दी। विपक्ष की सरकार होते हुए भी जब 19 में आपने नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा दिल्ली में बिठाया, 15 अगस्त 19 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा हुई, हर घर को 24 तक नल से जल देंगे। पूरी ताकत के साथ इस सरकार से लड़े। और मुकाम में जब मुख्यमंत्री आए, इस बात को जब कहा, लाखों लोगों ने जो तालियां बजाई, लाखों लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिया, मुख्यमंत्री जी के भी कान खड़े हो गए। पास बिठा के बोला, पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा वही बात है जो मैं पानी 2 बार से आपसे मांग रहा हूं, आप बजट का हवाला देके मना करते जा रहे हैं। अब दिल्ली की सरकार आधा पैसा आपको दे रही है, जनता की ये मांग है, मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ा और मंजूर करना पड़ा। और भारत की सरकार से आधे पैसे मिले, आधे प्रदेश से, और 750 करोड़ का नहरी पेयजल प्रोजेक्ट का काम
नोखा के गांव गांव ढाणी ढाणी चल रहा है, नोखा के शहर में गली गली चल रहा है, और ये अगस्त 24 तक पूरा करेंगे दोस्तों। और आने वाले 35 वर्षों तक, 33 वर्षों तक, 2055 तक आपको पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और इस चिंता को अगर सबसे ज्यादा किसी ने समझा, लोग कहते थे आप समझते नहीं, मैंने कहा मैं नहीं समझता तो दूसरा कौन समझता है। मेरे गांव का नाम खारा है भाई, और पानी खारा इसलिए खारा, गांव का नाम खारा पड़ा। मुझसे ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है। और उसके लिए लड़े, कामयाब हुए, और ज़रा पूरी हिस्ट्री बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं उनके हमने किया, अरे भैया तुमने कभी बोले ही नहीं, तुमको जिता के भेजा, तुम 5 साल संसदीय सचिव और विधायक रहे, तुम्हारे कंधों पे ये सरकार चल रही थी, अल्पमत की सरकार चल रही थी, तुम नेता प्रतिनिधि जैसे बड़े पदों पे थे, एक भी विधानसभा में कभी इस बात को किया हो तो बता दो, नहीं तो हम चौराहे पे बात करने को तैयार है, कहीं नहीं टिकोगे। ये हमारा संघर्ष है, कार्यकर्ता का संघर्ष है, आज चौपाल पे कामयाब हो रहा है। हर घर में उजाला करना है, देश के प्रधानमंत्री की सोच थी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में कितने करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए बीकानेर में खर्च हुए, और आज के बिजली मंत्री, तब के विधायक पड़ोस वाले शिकायत करके आए थे कि सबसे ज्यादा पैसा नोखा में लग रहा है। तब तो आपको कार्यकर्ता विधायक भी नहीं था, लेकिन राजस्थान में सरकार हमारी थी, और 20,000 कनेक्शन नोखा की धरती पर हुए। 20,000 कनेक्शन पूरे जिले में, 59,000 अकेले नोखा में, 20,000 7 तहसीलों में सबसे ज्यादा नोखा तहसील में हुए, लेकिन बच गए किसी कारण से। उनको ये राजस्थान की सरकार 5 वर्षों में बचे हुई ढाणियों में कनेक्शन का पैसा नहीं दे पाई। इससे कोई उम्मीद नहीं रही। भारत की सरकार से पुणे मांगा 1000 करोड़ रुपए, सिर्फ नोखा के 5 और रोड़ा 2 गांवों के सर्वे के आधार पर भारत की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए। 8 महीने तक ये सरकार पैसे लिए बैठी रही, ये बिजली मंत्री पैसे लिए बैठे रहे, उनसे लगे नहीं, और 8 महीने की डेडलाइन के बाद वो पैसा वापस राजकोष में भारत की सरकार में जमा हो गया। फिर लड़े, 2023 के बजट में राजस्थान की सरकार से उम्मीद नहीं थी, भारत की सरकार ने फिर आपके आग्रह पर, आपकी डीपीआर पर पुनः 1000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को फिर दिए। आज चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, ये सरकार मात्र टेंडर कर पाई है, वर्क ऑर्डर कर पाई है, काम अभी भी धीमी गति से चल रहा है, मात्र सर्वे का काम चल रहा है। वादा करता हूं बचे हुए 8000 ढाणियां जो मैंने एक एक लिख रखी है, 8000 ढाणियों में 41 करोड़ रुपए हमारे हिस्से में आए हैं, और उन बची हुई ढाणियों में लाइट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। अस्पताल की स्थिति, हमने पूछा सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा, हमें पता था उत्तर नोखा आएगा। हमारा लॉटरी में सवाल लगा, मंत्री को बोलना पड़ा सबसे बड़ा ब्लॉक नोखा। अगर सबसे बड़ा ब्लॉक नोखा तो सरकार मंशा रखती है कि जहां सबसे बड़ा ब्लॉक है वहां बड़ा अस्पताल होना चाहिए। मंत्री को हाँ भरनी पड़ी। अगर मंत्री हाँ भरता है तो पीबीएम के बाद दूसरा जिला अस्पताल की कैलेंडर नोखा की बनती है, हक नोखा का बनता है। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है आपदा में, कोरोना की आपदा में अवसर ढूंढो, मुख्यमंत्री ये कहता है कि आपदा में अवसर ढूंढो, हमने आपदा में अवसर ढूंढा है। हमारे सवाल पे सरकार कह रही है सबसे बड़ा ब्लॉक नोखा है, तो दूसरी सबसे बड़ी अस्पताल पीबीएम के बाद नोखा में बननी चाहिए, वो जिला अस्पताल नोखा का स्वीकृत हुआ। पीबीएम के बाद दूसरा जिला अस्पताल कहीं है तो नोखा में स्वीकृत हुआ। आज इस पुराने बागड़ी अस्पताल में 35 डॉक्टर हैं, जहां 12 डॉक्टर हुआ करते थे वहां 35 डॉक्टर आपके काम करते। और नई बिल्डिंग के लिए भारत की सरकार ने 40 करोड़ रुपए दिए। बाकी बातें आपके जहन में, वो ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता। पांचू में 80 लाख रुपए से हमने चिकित्सालय में एक हॉल बनाया। कक्कू में नोखा जितनी बड़ी सीएससी स्वीकृत कराई, मुकाम में नोखा जितनी बड़ी हिमड़सर मुकाम में सीएससी स्वीकृत कराई, साथ साथ प्राथमिक चिकित्सालय पीएससी की स्वीकृत कराई, अनेकों सब सेंटर स्वीकृत कराए। चिकित्सा का इतना काम पिछले वर्षों में नहीं हुआ जितना काम इस काम में करने का काम किया। कोरोना का संकट आया, कहां थे ये राज के लोग? चारों तरफ कोई लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा था, चारों तरफ कोई दिख रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा था। आपका विधायक राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से पूछना, सकल से नोखा के विधायक को कोई अधिकारी जानता है नहीं जानता हो, लेकिन नाम से जानता है, फोन से जानता है, सबके पास नंबर फीड है, क्योंकि उनको रात और दिन सोने नहीं दिया। हमारे प्रवासी भाइयों की चिंता, प्रवासी भाइयों पे शिवसागर में हमला हुआ, थाने में पुलिस ने उसको सुना नहीं, उसकी पीड़ा को राजस्थान की विधानसभा में रखा और सरकार से मांग की कि वहां हमारी चिंता करने वाला, इन प्रवासियों की चिंता करने वाला कोई मैकेनिज्म होना चाहिए।
उस बात को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कोरोना संकट आया तो सरकार ने उस अहमियत को सुना, समझा कि नोखा के विधायक ने ये बात 1 साल पहले कही थी। और 21,000 नौजवानों को, 21,000 प्रवासी भाइयों को हमने सुना कोरोना काल में, फोन से उनकी तकलीफों को, अस्पताल की है, परमिशन की है, गाड़ी की है, कहीं रुक गए, अटक गए, निकालना है, लाना है, रेल की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, कैसी भी व्यवस्था, परमिशन की व्यवस्था, वो करने का लगातार काम किया। रात को 3-3 बजे तक भी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं है उसके लिए इंतजार करते खड़े रहे उसकी व्यवस्था में। आंख में आंसू, आगे कोई जवाब नहीं था। जब कोरोना में बड़ी बड़ी सिफारिश के बाद भी आईसीयू का बेड नहीं मिला करता था, एक फोन नोखा के साथी का आया, उसके परिवार की महिला वहां एडमिट थी, उस परिवार की महिला वो गर्भवती और थी, 2-2 जीव, एक पेट संतान उसके पेट में पल रही थी, लेकिन जब तक हमने बेड की व्यवस्था की तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। तब तक वो दम तोड़ प्रण कर लिया कि मेरे नोखा में भी ओजीपी होना चाहिए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होना चाहिए। सरकार कब स्वीकृत कर दी? एमएलए कोटे से पैसे देके काम करने का प्रयास किया, सरकार भी चेती हमारी पहल पर, और सरकार को भी स्वीकृत करना पड़ा। नोखा में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा। पहला कोविड सेंटर नोखा में शुरू किया, बीकानेर जिले में पीबीएम के अस्पताल के डॉक्टरों ने भरी मीटिंग में नोखा विधायक का धन्यवाद किया कि हमारा बोझ कम हुआ है, नोखा का पेशेंट अब कम आता है, नोखा में भी बात होती है, नोखा में भी सेवा होती है। धन्यवाद करना चाहूंगा तब के डॉक्टरों का। इसलिए साथियों, कोरोना में कोई लड़ा, ये लोग कहां थे जो सत्ता में बैठे हैं? आज बात करते हैं आपके बीच कहां थे? मैंने कोई जाति देखी, ना कोई धर्म देखा, कोई मजहब देखा, ना कोई अमीर गरीब, कुछ नहीं देखा। मेरे पास जो फोन में आया, मेरे पास जो संपर्क में आया, 21,000 लोगों को मैंने सुना, उनकी दुख तकलीफ को दिन और रात मैंने सुना, उनके लिए काम करने का प्रयास किया। स्वरूप सर का इधर का एक नौजवान जिसकी कोरोना में वो प्रदेश में मौत हो गई, उसको लाने के लिए कितने प्रयास करने पड़े। उस पार्थिव देह को स्पष्ट निर्देश थे कि वहीं उसका क्रियाक्रम कर दिया जाए। परिवार को चिंता थी कि हमारे बीच लाया जाए हमारे बेटे को, उसकी लड़ाई को भी लड़ा और कामयाबी हुए। वहां की सरकार उसकी पूरी बॉडी को यहाँ छोड़ के गई, अंतिम संस्कार परिवार के सामने। हर बात के लिए लड़ने का प्रयास किया। आज कोई लोग जाके प्रवासियों के बीच कहता है, वहां नोट और वोट की बात करता है, लेकिन उनके लिए कोई लड़ा तो नोखा का विधायक, आपका कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता लड़ा। जोराट की चौक बाजार की घटना, जब 450 दुकानें एक रात में जल के स्वाह हो गई, उनमें से 70 से 75 दुकानें नोखा के लोगों की थी, पूरी मारवाड़ियों की दुकान थी। उनके लिए जोराट में जाके कोई लड़ा, आसाम के मुख्यमंत्री से जाके कोई लड़ा, गवर्नर से जाके कोई भिड़ा, तो नोखा का विधायक भिड़ा और उनको 50-50 हजार छोटी छोटी दुकानों के लिए मुआवजा दिलवाया, उनकी व्यापार की दूसरी जगह व्यवस्था की और पूरा बाजार नया बनकर तैयार हो रहा है। प्रवासियों पे संकट आया, बिहू के मौके पर 5,000 दुकानें हैं आसाम की हर गली, 5,000 दुकानें मारवाड़ियों जो मेखला चादर का व्यापार करते हैं। आप में से बहुत से लोग वहां से हैं, आपके परिवार वहां पे है। मेखला चादर पे सरकार का एक आदेश आया कि पावरलूम का नहीं चलेगा, हैंडलूम का चलेगा। अरबों रुपए का स्टॉक उनकी दुकान में डंप हो गया। उन्होंने याद गया, आसाम की धरती पर गया, उनकी लड़ाई सरकार से लड़ी और उसमें भी कामयाब हुए कि इस बरस तो त्योहार के मौके पे इनको छूट मिलनी चाहिए, कोर्ट में जाने का मौका मिलना चाहिए। वो छूट मिली और उनका अरबों का रुका हुआ स्टॉक क्लियर हुआ, उन व्यापारी साथियों को मदद मिली। उनके लिए संघर्ष में हर जगह चौराहे तैयार रहे। उनके दुख तकलीफ चाहे विदेश में हो चाहे यहाँ हो, हमने उनके मान और सम्मान का ख्याल रखा। जिन लोगों ने प्रदेश में कमाया यहाँ लगाया, उन लोगों का विधानसभा में जिक्र करके धन्यवाद किया, चाहे वो मांगीलाल बागड़ी परिवार हो, चाहे गट्टाणी परिवार हो, चाहे कोई भी परिवार हो जिन्होंने नोखा के लिए लगाया, चाहे कुलरिया परिवार हो जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया कि संसद भारत की देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई है, उसमें इंटीरियर का काम किसी ने किया तो नोखा के सिलवा के हमारे साथियों ने किया, हुनरमंद हाथों ने किया। हमारे लिए गौरव की बात। और नोखा का विधायक होने के नाते मैं उनके लिए विधानसभा में उनका जिक्र करता हूं। नोखा का विधायक होने के नाते मैं विधानसभा में जिक्र करता हूं कि मेरे नोखा में शहीद कालूराम शहीद हुए, अस्पृश्यता के खिलाफ 50 वर्ष पहले लड़े, उनकी प्रतिमा लगी है। जो अनटचेबल के खिलाफ लड़े, समाज के भेद मिटाने के खिलाफ लड़े। मैं नोखा के तिलोकदास छात्रावास में स्वामी तिलोकदास जी की बात राजस्थान की विधानसभा में करता हूं, इसलिए करता हूं कि 50 वर्ष पहले किसी अनपढ़ संत ने, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ने समाज से 1-1 रुपया लेके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था छात्रावास में की, दलित समाज आगे बढ़े। मैं उसका जिक्र राजस्थान की विधानसभा में करता हूं। लोग कहते हैं कि बिश्नोई विधायक बन जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये आपने विधायक बनाया, जाति तो मुझे जन्म के साथ मिली, मेरा कोई सरोकार नहीं था। आपको मुझे जो जाति मिली जो विधाता ने तय कर दी, लेकिन 5 बरस आपके बीच में काम किया है। जो लोग डर बताते थे उनसे पूछ लीजिए कि आपके बिहारी ने आपको कभी ओढ़ने का मौका दिया क्या?
अरे गुरु महाराज ने सैकड़ों वर्ष पहले 29 समाज को बनाया, और जो समाज जाति से राजपूत गुरु महाराज को भगवान की तरह पूजता है, और 36 बिरादरी जो 29 नियम माने वो विष्णु हो गया, उस बने हुए समाज का कार्यकर्ता हूं। और मुझसे भी बड़ा विष्णु ये रामदयाल मेघवाल आपके बीच बैठा है, जो 4 बजे नहाता, मैं तो कभी 8-9 बज जाते हैं नहाने में, ये 4 बजे नहा के मंदिर की पूजा पाठ करता है। मुझसे बड़ा विष्णु ही है, मुझसे बड़ा सिन्हा नहीं है। ये बाडिया में फेफाराम नायक बैठा है, 120 शब्द उसको कंठस्थ है, मुझे तो 20 ही नहीं है, उसको 120 कंठस्थ है। इसलिए अणकी सर का है, ये सरपंच साहब के रणकी सर माडिया की मत मान लिया। तो ये है, ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये हमारा परिवार है 36 बिरादरी का। और इस अभी मैं पत्रकारों से मिलके आ रहा था, पत्रकारों ने पूछा कि कितने देवी देवताओं को मनाया। मैंने कहा जितने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, उनको प्रणाम करके आया हूं, और अब उन 36 कोटि देवी देवता के बीच जा रहा हूं। तो 36 बिरादरी का परिवार बैठा है, ये मेरा जनता जनार्दन है, ये मेरा भगवान है, मैं इसका नौकर हूं। आपने जिम्मेदारी दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कोटा मिला, जो जल संसाधन मिले, वो आपको समर्पित कर दिए, और आपके लिए दिन और रात खड़ा रहा। आप तुलना करना, जैसा श्रीनिवास जी ने कहा कि भाई कन्हैयालाल जी को आपने मौका दिया, 5 वर्ष संसदीय सचिव, और सरकार उनके कंधों पे चल रही थी। आदरणीय रामेश्वर जी को मौका दिया, बड़े पोस्ट नेता प्रतिपक्ष रहे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक सेवक हूँ, एक विधायक मात्र हूँ, सरकार नहीं है। लेकिन जो लड़ाई आपके हक हकूक़ की राजस्थान की विधानसभा में आपके कार्यकर्ताओं ने लड़ी है, मुझसे पहले 14 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी निकाल के देख लीजिए, और सामान्य सीट पे इन दोनों का रिकॉर्ड निकाल के भी देख लीजिए, आपके फोन पे मिल जाएगा। फिर तुलना करके वोट दे देना। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, उसमें नोखा की भागीदारी होगी, आपका कार्यकर्ता वहां होगा, आपके बचे हुए कामों की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपके सड़क के, बिजली के काम इतने करने का प्रयास किया है, उन कामों में कोई रुकावट ना हो, कोई अड़चन ना आए, सरकार में भागीदारी होगी, उनको गति से पूरा करेंगे और बचे हुए कामों को भी पूरा करेंगे। मैं कल नोखा शहर के 40, 41 और 42 वार्ड में गया, वहां घरों में पानी निकल रहा है। उनका ओलबा है कि हमारे ये क्या है, आपने क्या किया। मैं उनको बताया, आपने विधायक बना के भेजा, तो पहले एक बात तय करो, आपकी इन समस्याओं के लिए दोषी कौन है। आज कानपुरा के 4 वार्डों में घरों में पानी निकलता है, पानी भरा रहता है। ये उगमपुरा की स्थिति गलियों की देख लो, ये मोहनपुरा के साथी पार्षद बैठे हैं, वहां की स्थितियां देख लो, और जोरावरपुरा की स्थितियां देख लो। ये गांव के लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में, शहर के साथी बैठे हैं हजारों की संख्या में। ये कुछ लोग गांव में जाएंगे कि हमने नोखा में वो किया, नोखा में ये किया। जाते हुए नोखा की सड़कों की स्थिति देख के जाना मेरे गांव वालों, नोखा की स्थिति सड़कों की भी देख के जाना, रोडों की, पानी बिजली की भी देख के जाना। अगर कानपुरा में, मोहनपुरा में, उगमपुरा में, जोरावरपुरा में, जहां 80% आबादी बसती है, उन आबादी की स्थिति देख के जाना। उसके लिए दोषी कौन है? जिन्होंने बिना आगे ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था किए हुए सीवरेज डाल के विकास पुरुष बन गए। 4-5 वर्षों में, 10 वर्षों में पानी भर गया, वो पानी घरों में वापस निकलता है, चूल्हों में वापस निकलता है, बैक प्रेशर मारता है, घर में रह नहीं सकती माताओं बहनों की हालत खराब है। उसके लिए दोषी कौन है वो तय करना। आपने विधायक बना के भेजा तो राजस्थान की विधानसभा में इस बात के लिए लड़ा और सरकार को मनवाया, और भूमि संबंधी रिपोर्ट आते ही एडीबी से 155 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया। आज नोखा में नहरी पेयजल का और सीवरेज सिस्टम का काम चल रहा है, और सरकार बनते ही इस काम को गोली की गति से पूरा कराएंगे और नोखा के मान और स्वाभिमान को और ऊंचा ले जाएंगे। लंपी का संकट आया, कौन खड़ा था? पशुपालक जो बेजुबान है, बोल नहीं सकता। लंपी में गायें कितनी काल कवलित हुई। आप गाय पालने वाले लोग हो, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हो। गाय के लिए राजस्थान की सरकार के सामने सबसे ज्यादा कोई लड़ा, लंपी के संकट पे सरकार को जगाने का किसी ने काम किया, तो वह आपके नोखा के विधायक जो आपने बना के भेजा, उसने सदन में बड़ी मुखरता से किया, और उसी का नतीजा है। और वैज्ञानिकों के साथ जिस तरह देश का प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों की पीठ थपथपा रहा था, उसी तरह लंपी में मेरे साथ पढ़े लिखे डॉक्टरों ने, जो हिसार अस्पताल काम करते हैं, अनुसंधान करते हैं, जो लंपी की वैक्सीन पे बरसों से काम कर रहे थे, उनके साथ खड़ा हुआ।
उन्होंने कहा कि हम तैयार कर रहे हैं, 15 दिन में बना लेंगे, 1 महीने में बना लेंगे। उन्होंने देसी वैक्सीन बनाई और भारत की सरकार से उसको लॉन्च करवाया। भारत की सरकार से, भारत की सरकार में केंद्र के मंत्रियों के साथ राजस्थान का एकमात्र विधायक कोई साथ खड़ा था तो वो नोखा का विधायक खड़ा था। और राजस्थान की 200 विधानसभाओं में अगर गोट बॉक्स इंजेक्शन तो हमने केंद्र से लाखों दिलवाए लगे होंगे, लेकिन देसी वैक्सीन को लंपी की जो 99% एक्यूरेट है, वो अगर राजस्थान में किसी विधानसभा में लगी तो 50,000 वैक्सीन मात्र नोखा में लगी, किसी दूसरी विधानसभा में नहीं। तो ये बातें हैं जो लंपी के संकट में आपके बीच में खड़ा रहा, कोरोना संकट में आपके बीच में खड़ा रहा, टिड्डी के संकट में आपके बीच खड़ा रहा। ये लोग कहां थे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, आज जो हमारे सामने लोग हैं, वो लोग हमारे बीच आए हैं कुछ, और किन किन के पास रिमोट कंट्रोल होगा, हर गांव में एक एक रिमोट कंट्रोल होगा, आप तुलना कर ले। और तीसरे जो लड़ रहे हैं उनका तो कोई लेना देना, जैसा अभी सुरेंद्र सिंह शेखावत जी कह रहे थे, वो कभी इस दिल में, कभी उस दिल में, कभी उस दिल में, कभी इधर कभी उधर, तो उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट की बड़ी कीमत है। और वो कहेंगे हम तो एक थेपड़ी के हैं, भैया एक थेपड़ी के चक्कर में इन बच्चों की पीढ़ी पड़ी है, इनकी उम्र बर्बाद मत कर देना, इनके भविष्य से खिलवाड़ मत कर लेना। कोई एक थेपड़ी के चक्कर में आके नोखा के भविष्य पे चोट कर दे, ऐसा मत करना मेरे भगवान, मेरे मतदाताओं, जनता जनार्दन। आपका कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके खड़ा है, मेरी कॉपी जांचने वाले मास्टर आप हो, जनता जनार्दन आप हो। पूरी साफ नियत से, निष्पक्षता से, ईमानदारी से कॉपी जांच के निर्णय करना। और ये जब निर्णय करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे जीवन का हर क्षण, मेरे शरीर का हर कण आपकी पीढ़ियों की संवारने में लगा दूंगा, आपके नोखा के मान और सम्मान को ऊंचा करने में लगा दूंगा। इसलिए आप सबको मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, गांव की चौपालों पे आऊंगा, पूरी ताकत से जुटना, 100% मतदान करना है, 100% मतदान की कोशिश करनी है, बाहर है उनको बुलाना है और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। जालम सिंह जी आपके बीच में आए विश्वास लेने के लिए कि इनकी नेतृत्व में जिले की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब आपके नेतृत्व में, आपके साथ हम अंबेडकर सर्किल तक एक रैली के रूप में चलेंगे। शहर में हर घर में लोग पुष्प लिए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं, हर घर में आपका इंतजार स्वागत से, फूलों से करने के लिए खड़े हैं। आप सब व्यवस्थित तरीके से, आप सब अनुशासित तरीके से मात्र आधे घंटे का समय और निकालेंगे और ये जो 36 बिरादरी के परिवार नेता बैठे हैं यहाँ, ये परिवार बैठा यहाँ, मैं इस परिवार का सर झुका के प्रणाम करता हूँ कि आपने समय निकाला। आप पूरी ताकत से अपने बूथ जीतने में लगना है, बूथ जीता चुनाव जीता और बूथ के लिए पूरा काम करना है। आप सब नियम से और तरीके से, पूरे व्यवस्था से चलेंगे। जय घोष के साथ, भारत माता की जय के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ, वंदे भारत, वंदे मातरम के नारों के साथ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और रूट हमारा ये शहर के अंदर से घंटाघर होते हुए, नवली गेट होते हुए अंबेडकर सर्किल तक। 2 मिनट खड़े हो। आप बोलो तो। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे। अब मेरा निवेदन रहेगा महेंद्र जी संचेती साहब से, शहर मंडल अध्यक्ष से, कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी देव